औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है वो अपना CGPA 3.5 कैसे अचीव कर सकते हैं और सबसे बढ़कर उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जिन्होंने BS इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया है, क्योंकि CGPA के हवाले से ये एक आम ऑब्ज़र्वेशन है कि उन स्टूडेंट्स की जो CGPA है वो 3.5 या इसके ही इर्द गिर्द घूमते हैं मैक्सिमम, जिनके अच्छे CGPA कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए 3.5 CGPA अचीव करना, उसको फिर मेंटेन रखना एक आइडियल बात है। और आइडियल जो है वो बेसिकली किसी चीज़ की परफेक्शन को कहते हैं। तो इस परफेक्शन को अचीव करना क्या किसी लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिसके तहत जो एक स्टूडेंट है वो अपना 3.5 CGPA अचीव कर पाता है। इसके बरक्स जो स्टूडेंट्स जो लिटरेचर के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेते बल्कि उनका जो बैकग्राउंड है वो दूसरा होता है, दूसरे प्रोग्राम्स में वो एडमिशन लेते हैं, उनका CGPA लिटरेचर के स्टूडेंट्स के मुकाबले में बेहतर होता है। वो 3.6, 3.7, इवन 3.8 CGPA भी ले रहे होते हैं। तो क्वेश्चन ही यही है 3.5 CGPA के हवाले से, इज़ इट पॉसिबल स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर के एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए 3.5 CGPA हासिल करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। 3.5 CGPA हासिल करना एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए उतनी ही एफ़र्ट चाहिए। अब उसको किस किस्म के प्रोसेस से गुज़रना होगा, उसको कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, मैं बेसिकली आज इन तमाम चीज़ों को कवर करूँगा इंशाअल्लाह। तो सवाल ये है कि जो एक लिटरेचर का स्टूडेंट है, बल्कि मैं अभी फ़िलहाल जनरल बात करूँगा कि कोई भी स्टूडेंट 3.5 CGPA कैसे अचीव कर सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को अपने इस BS के सफ़र के बारे में बताऊंगा जो मैंने 3.49 CGPA का जो सफ़र है वो तय किया इन 8 सेमेस्टर्स में। तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो कि मैंने यूज़ की थी अपने BS के सफ़र में। मैं उन चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा जो मैंने फ़ेस किया, और वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने सीखी थी इस पूरे सफ़र में। तो चले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम 3.5 CGPA जो है वो अचीव कर सकें। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। मैं इंग्लिश और कंप्यूटर के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। मेरी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं और मैंने ईडियम्स और फ्रेज़ के हवाले से अपनी शॉर्ट वीडियोस कुछ अपलोड की हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उसको देखें ताकि आपके ईडियम्स और फ्रेज़ के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होएं। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूंगा वो बेसिकली मेरा अपना ही एक्सपीरियंस होगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा। तो देखें, सबसे पहला जो स्टेप है इस जर्नी में वो यही है कि आप मोटिवेटेड रहें, यानी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आपको अपने जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें और ये चीज़ अपने अंदर बिठा कर चलें कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और इसी तरह अपने अंदर कुछ सीखने की जो क्यूरोसिटी है ना, जो तजस्सुस है, वो अपने अंदर ज़रूर पैदा करें ताकि
आप नई से नई चीज़ सीखें भी, उसको समझें भी और फिर उसको अप्लाई भी करें अपने एग्ज़ाम्स में भी और अपने डेली रूटीन, अपनी डेली लाइफ में भी। सुनने में तो ये बात वाकई थोड़ी फ़िलोसॉफ़िकल लगती है, लेकिन ये हकीकत है। इसके बगैर दरअसल गुजारा ही नहीं है। आई कैन डू इट के साथ ही मैं अगली बात को कनेक्ट करूँगा। दूसरा जो स्टेप है वो है सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर जो है वो एतमाद रखें। अब सेल्फ बिलीफ क्या है? अपने ऊपर एतमाद का मतलब क्या है? एतमाद का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाए, आप उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो हरगिज़ मैटर नहीं करता। चाहे जितना मर्ज़ी लेंथी सिलेबस हो, चाहे जितना मर्ज़ी डिफ़िकल्ट सिलेबस हो, ये तमाम चीज़ें फिर इररेलेवेंट हो जाती हैं अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है और अगर आप फोकस्ड हैं अपने गोल के हवाले से। इसी हवाले से मैं एक बात करता चलूँ कि आप लोग कुछ वीडियोस में देखेंगे कि वो कहते हैं कि अपना गोल ज़रूर डिफ़ाइन करें। वो सबसे पहले बात ही यही करते हैं कि अपना गोल जो है वो क्लियर करें, उसको ज़रूर डिफ़ाइन करें कि मैंने अल्टीमेटली ये काम करने के बाद ये अचीव करना है। यानी कि एक दफ़ा अगर आप अपने गोल पर डट गए, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए लगन शो करनी शुरू कर दी, तो काफ़ी सारे मसाइल आप लोगों के यहीं पर ही हल हो जाएंगे। सो बी फोकस्ड। मैं अगेन वही बात करूँगा कि सिलेबस कभी भी मैटर नहीं करता। ये आपका अपना यकीन है कि आप ख़ुद पे कितना भरोसा रखते हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक है और मुश्किल से मुश्किल जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। ये इसके लिए आपको अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करनी होगी और अपने अंदर एक ख़ुद एतमादी भी पैदा करनी होगी। टीचर्स और जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, और आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल बहुत आम है, तो इस तरह के जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो आपको जस्ट गाइडलाइंस दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में वो आप लोगों को ख़ुद ही करना है। तो इसलिए जब तक आप अपने अंदर ये वाली एतमाद जो है वो पैदा नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने गोल को सेट करें, मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें अपने एम को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर। अब अगला जो स्टेप है और अगली जो बात है वो इंतहाई अहम है, वो ये है डू जस्टिस। नेक्स्ट स्टेप इज़ डू जस्टिस, यानी कि अपने काम के साथ, अपने बीएस के साथ इंसाफ करें। और इंसाफ का मतलब क्या है? देखें, इंसाफ जो है वो किसी भी मामले में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंसाफ ना हो तो मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं। तो अपने काम के साथ इंसाफ करना सीखें। और जो बीएस है, ये याद रखें कि ये चाइल्ड्स प्ले नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। बेशक मैंने अभी आपको कहा कि अपने अंदर एतमाद पैदा करें, लेकिन ये सारे फैक्टर्स भी काफ़ी नहीं है जब तक आप अपने काम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे प्रॉपर। और उसके लिए क्या करना होगा? गिव प्रॉपर टाइम टू ईच टॉपिक। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक एक टॉपिक के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हर एक को, हर टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट के, अपने हर सब्जेक्ट के, अपने हर टॉपिक को प्रॉपर टाइम दें, ठीक है। क्योंकि कोई भी टॉपिक और कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। हर टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक वेटेज है। और एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी, किसी भी चीज़ के हवाले से पूछा जा सकता है। आपके कोर्स कंटेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, उसका कोई भी जो एस्पेक्ट है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। मैं अगर आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताऊं, तो उसमें जो मेरा जीपीए था वो कम था, यानी कि 3.31 बड़ी मुश्किल से आया था। तो उसमें एक सब्जेक्ट में बड़ा इशू हुआ, ग़ालिबन वो साइकोलॉजी का था। और उसमें मैंने अपने पिछले जो मेरे कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे उसको फॉलो किया, यानी कि एफएससी वाली जो अप्रोच थी मैंने उसको बीएस में भी अप्लाई करने की कोशिश की। हमारे केस में जब हम एफएससी कर रहे थे या इवन मैट्रिक कर रहे थे, तो
तो पेयरिंग स्कीम हुआ करती थी। तो फिर हम डिसाइड किया करते थे कि चूँकि इसमें जो है अगर मैं बात करूं कि मैंने एफएससी और मैट्रिक के किस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए जो है यूज़ किया था, मतलब मैंने मैट्रिक और एफएससी के किस अप्रोच को अपने बीएस पर अप्लाई किया था, तो वो बेसिकली यही था कि उस ज़माने में पेयरिंग स्कीम हुआ करती थी, शायद अब भी हो, तो हम उसको फॉलो किया करते थे। हम उसके पास्ट पेपर्स को असेस किया करते थे और अपने अंदाजे के साथ जो है वो हम पेपर देने जाया करते थे कि अगर पिछले साल ये क्वेश्चन आया तो शायद इस साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसी तरह पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए हम कुछ चैप्टर्स को चॉइस की बेस पर जो है वो तैयार नहीं किया करते थे कि अगर इस चैप्टर में से कुछ आया तो चूँकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ऑप्शन होती है और हम उसको चॉइस में छोड़ सकते हैं, तो हम इस तरह से जो है मैट्रिक और एफएससी के पेपर्स दिया करते थे। तो यही चीज़ मैंने बीएस के पहले सेमेस्टर पे अप्लाई करने की कोशिश की। तो वो आप कह लें कि सिर्फ मैंने एक सब्जेक्ट में ऐसा अप्लाई करने की कोशिश की थी, तो उसमें मुझे जो है कामयाबी नहीं मिल सकी। और यानी कि उसका काफ़ी सारे कंटेंट्स थे साइकोलॉजी में ना, तो मैंने खुद से आइडिया लगाया कि ये जो आखिरी 2-3 टॉपिक्स हैं इसमें से शायद कोई क्वेश्चन ना ही आए। लेकिन मैंने एक तरह का बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि बीएस लेवल पर कोई चॉइस नहीं होती, यानी कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो चॉइस होती है एफएससी या मैट्रिक में, वो बीएस लेवल पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो वो 2-3 टॉपिक्स मैं चूँकि याद करके नहीं गया था, तो 1 से 2 सवाल यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन गालिबन आया था और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था उन टॉपिक्स में से। तो तब मुझे वहाँ पे उस चीज़ का नुकसान हुआ था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपने हर टॉपिक के साथ जस्टिस करना है। आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी जो मैंने गलती की थी अपने एक सब्जेक्ट के साथ। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। ये पॉइंट बहुत ही अहम है, यानी कि ये कहता है कि मैक्सिमाइज योर नॉलेज, अपने नॉलेज को वसी करें। इसके लिए आप बुक्स का, लेक्चर्स का, इवन के एआई मॉडल्स का, जैसे कि चैट जीपीटी, डीप सीक वगैरह, यूट्यूब पे लेक्चर्स का, वेबसाइट्स, विकीपीडिया और इवन के गूगल स्कॉलर पे जाकर अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च वर्क्स और आर्टिकल्स देखें। तो इन तमाम सोर्सेज को आप यूज़ करके अपने किसी भी टॉपिक के हवाले से जो नॉलेज है उसको मैक्सिमाइज़ करें, उसको बढ़ाएं, ताकि आपसे अगर एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी चीज़ पूछ ली जाए तो आप इस काबिल हो सकें कि आप उस पर बात करें। इसके अलावा बूस्ट यूर ग्रेड्स, ये बहुत ही अहम एक और पॉइंट है। ये ग्रेड्स के हवाले से वो बात है जो कि आपने खुद अपने ग्रेड्स को बूस्ट करना है। यानी कि आप अपने ग्रेड्स को खुद कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आप जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसके सारे प्रोटोकॉल्स, जो आपको टीचर्स आपको जो काम दे रहे हैं वो सारे काम आप करें, असाइनमेंट्स बनाएं, प्रेजेंटेशंस अपनी दें, इंटरनल मार्क्स के हवाले से कोई कोताही ना करें। कोई भी आपके टेस्ट्स होते हैं उन टेस्ट को क्लियर करें, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनको क्लियर करें। ये ख़ास तौर पे अफिलिएटेड कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ख़ुद चूँकि एक अफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो इनमें ये तमाम चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और इंटरनल मार्क्स, मिड टर्म एग्ज़ाम्स वगैरह। तो ये तमाम चीज़ों पर फोकस करें ताकि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो बेहतर हो और आपके अपने कॉलेज से जो मार्क्स लग कर जाएँ वो अच्छे मार्क्स लग कर जाएँ, ताकि आपका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है उस सब्जेक्ट के हवाले से वो अच्छा हो। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी टीचर्स की गुड बुक्स में रहें। ठीक है। जो टीचर्स आपको जो काम कहता है करने को वो आप करें, ताकि जो टीचर्स हैं वो इस तरह क्या होगा कि कई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उन टीचर्स की गुड बुक्स में हैं तो वो आपको रियायती मार्क्स भी दे सकते हैं। तो
कहीं से भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप उस मौके को ज़ाया हरगिज़ ना करें, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मैटर करता है आपके ओवरऑल CGPA के हवाले से। तो ये तमाम बातें हो गई कि आपने एग्ज़ाम से पहले क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान आपने क्या करना है। तो सबसे पहले फ़ेथ इन अलमाइटी अल्लाह, आपने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है, तवक्कल अल्लाह पर रखना है। अपनी मेहनत आपने की होगी, लेकिन जो भरोसा है आपने अल्लाह पर रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जो मेहनत है वो आपका रब कभी भी रायगा नहीं जाने देगा। इसी तरह जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो आपने काम करने हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, उनमें एक चीज़ है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो 15 के 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 3 के 3 लॉन्ग जो हैं वो अटेम्प्ट करें। किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़कर जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली लिटरेचर के साथ है। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, मैं इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मैं लिटरेचर के स्टूडेंट से एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि लिटरेचर के पेपर में कोटेशंस को ऐड अगर आपने ना किया तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके पेपर पर। जो भी रेलिवेंट कोटेशंस हैं वो आप लाजमी ऐड करें। एक सफ़े पर मैक्सिमम 2 कोटेशंस ऐड करें या मिनिमम 1। इससे ज़्यादा कोटेशंस भी आपने ऐड नहीं करनी, वरना जो एग्ज़ामिनर है उसको ऐसा लगेगा कि सिर्फ पेज को भरने के लिए जो कोटेशन है उसको ज़्यादा बड़ा करके लिखा गया है, ताकि ऐसा लगे जैसे बहुत ज़्यादा लिखा है स्टूडेंट ने। तो ये चीज़ जो है वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती है एग्ज़ामिनर पर। लेकिन कोटेशंस का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। उसके अलावा आपने जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करना है अपने पेपर में मार्कर के साथ। कोई सिंबल हो सकता है वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड, वो किसी करैक्टर का नाम हो सकता है या किसी करैक्टर की स्पेसिफिक क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, या कोई इम्पोर्टेंट थीम हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपने ज़रूर हाईलाइट करना है। इसके अलावा हेडिंग्स आपने इससे कोशिश करनी है कि अपने आप को मैक्सिमम अवॉइड करें। मैट्रिक और एफएससी में हमारी असल में एक किस्म की ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है कि हमें कहा जाता है, इवन के एकेडमीज़ में भी हमें कहा जाता है कि मैक्सिमम हेडिंग्स दें, आपको हेडिंग्स के असल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन लिटरेचर के स्टूडेंट के साथ मामला कुछ और है। जो लिटरेचर का स्टूडेंट है उससे डिमांड या उससे तवक्को ये की जाती है कि वो मैक्सिमम कंटेंट लिखे, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हेडिंग्स बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे हेडिंग्स भी ऐड करें, वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि हेडिंग्स आपने कहाँ देनी है, कहाँ देनी नहीं है। तो जो फ़िलहाल बात इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अवॉइड अननेसेसरी हेडिंग्स। गैर ज़रूरी आपने हेडिंग्स या बिला वजह हेडिंग्स आपने हरगिज़ नहीं देनी। उसकी जगह आप अपने कीवर्ड्स को जो है वो हाईलाइट कर दें। अब हम अपने इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं, लेंथ ऑफ शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। स्टूडेंट की एक सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमने कितना लेंथी लिखना है और लॉन्ग आंसर्स का जो आंसर है वो कितना लेंथी लिखना है। तो देखें, इसके हवाले से जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पे लिखा गया है कि 1 और 2 कोटेशंस आर इनफ। ये डिपेंड करता है कि सवाल जो क्वेश्चन है वो किस किस्म का पूछा गया है, ठीक है, क्या वो क्वेश्चन कोटेशन डिमांड करता है, ठीक है। और इसमें 2 किस्म के पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है।
अगर तो 2 मार्क्स का है तो 1 से सवा 1 पेज तक जो जवाब है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। और मैक्सिमम अगर आपने हेडिंग देनी है तो एक हेडिंग देनी है इस केस में, अगर ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो वैसे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि एक पेज में या सवा एक पेज में कितना ही कंटेंट लिखा जा सकता है। तो अगर देनी भी हो तो मैक्सिमम एक हेडिंग इनफ है। अगर 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसकी लेंथ 2.5 से 3 पेजेस इनफ है, और अगर ज़रूरी है तो 1 या 2 हेडिंग्स देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो देखें, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोटेशंस डालना ज़रूरी है तो 4 से 5 कोटेशंस जो हैं वो इनफ हैं किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 10 मार्क्स का अगर आता है क्वेश्चन आपको लॉन्ग, तो 6 से 6.5 पेज का एक लॉन्ग का जो आंसर है वो इनफ है। और अगर ज़रूरी है तो 5 से 6 हेडिंग्स बहुत हैं। ये अगेन बात वही है कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस किस्म का है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जहाँ पे 8 से 10 हेडिंग्स भी देनी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होती हैं। अगर 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो 7 से 8 पेज का जो लॉन्ग है वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, और इसमें भी 6 से 7 हेडिंग्स काफ़ी होती हैं, अगर ज़रूरी हैं तो तभी आप हेडिंग्स दें। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है, यूज़ हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही आप हेडिंग्स दें। और ये हेडिंग्स कब देनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे करैक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाए किसी भी स्टोरी के, आपसे उस स्टोरी के लिटरेरी डिवाइसेस या स्टाइलिस्टिक फीचर्स के बारे में पूछ लिया जाए, आपसे थीम्स के बारे में पूछ लिया जाए, या आपसे सिंबल्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इनकी हेडिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यही है। वो जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर है, यानी ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो तभी अच्छे समझे जाएंगे जब तक आप उस आंसर के जो मेन पार्ट्स हैं या जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टोरी है, उसमें स्नेक और फायर इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली सिंबल्स होते हैं, किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप इन चीज़ों को अलग से हेडिंग्स के तौर पे लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो एग्ज़ामिनर है उसको पता होगा कि उसने ये स्टोरी पढ़ी है, उसको पता है कि कैसे कैसे सिंबल्स जो हैं वो उस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं या उस पोइट्री में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हेन हेडिंग्स शुड बी अवॉइडेड, किन किन मौक़ों पर हेडिंग्स जो हैं वो नहीं देनी चाहिए। तो उसके हवाले से देखा जाए, अगर क्वेश्चंस ऐसे हों, उनकी स्टेटमेंट ऐसी हो जो कि आपसे आपकी ओपिनियन मांग रही है, आपकी जजमेंट मांग रही है, आपकी सजेशन मांग रही है, या किसी भी क्वेश्चन में कोई टॉपिक है या कोई आपका ड्रामा है या कोई एक नावल है, उसके किसी एक एस्पेक्ट को फोकस किया गया है, या किसी एक करैक्टर या किसी एक सिंबल को, किसी एक थीम को, या किसी एक फिगर ऑफ स्पीच को जो है वो फोकस किया गया है, तब हमें हेडिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ही एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जब पूछ ही एक ही चीज़ के बारे में रहा है तो आप हेडिंग्स देकर उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश कर रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। उसमें बस आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपकी जो पैराग्राफ है वो अच्छा हो। किसी भी मौजू पर आप किसी एस्पेक्ट को ज़िक्र कर रहे हैं तो आपकी जो पैराग्राफ्स हैं वो अच्छे हों, पूरा एक आइडिया उस पहलू से रिलेटेड डिस्कस हो रहा हो।
तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ऐसे सवाल के जवाबात में हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं वो मैटर करते हैं कि आपने पैराग्राफ में किस एक्सपेक्ट को या किस कीवर्ड को आपने हाईलाइट किया है, और जो रेलेवेंट कोटेशंस हैं क्या आपने वो ऐड की हैं। तो आपकी रेलेवेंट कोटेशंस, आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स जो आपने हाईलाइट किए हैं, इन मौक़ों पर वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इन सवालों में आपकी हेडिंग्स इम्पोर्टेंट हरगिज़ नहीं होती। इसके अलावा अगेन वही बात, अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, आप कोटेशंस दें, आप एग्जांपल्स दें। मसलन किसी भी थीम के बारे में पूछा है या किसी सिंबल के बारे में पूछा है तो आप उसकी एग्जांपल्स दें। फिर उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो उसको बारी बारी आप एक्सप्लेन भी करें। सबसे बढ़कर आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो, एग्जामिनर आपका जो पेपर है उसको पढ़कर ऑफेंड ना हो। उसके अलावा कम अज़ कम आपके पेपर पर एक साइड पर मार्जिन लाइन ज़रूर लगी हो। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं दोनों साइड्स पर मार्जिन लाइंस लगाया करता था। 604 605 मार्कर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें और अपने आंसर को, जब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्वेश्चन को हल करने का, वो आपका कंक्लूजन होता है। तो अपने कंक्लूड को, अपने जो आंसर है उसको प्रॉपर कंक्लूजन के साथ जो है वो एंड करें। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। और जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात है तो अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को 2.25 घंटे कम अज़ कम दें और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस को 45 मिनट्स दें। ये भी एक आइडियल सिचुएशन है। बाकी अगर मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा, कीप स्ट्रगलिंग हार्ड एंड नेवर गिव अप। कोशिश अपनी जारी रखें और हार हरगिज़ ना माने। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पेपर जो दे के आ रहे होते हैं वो अच्छा नहीं होता, तो इससे आप साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना उस चीज़ को सवार कर लेते हैं कि आपका जो बाकी पेपर्स के हवाले से जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है और आप बाकी पेपर्स पे तवज्जो नहीं देते। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। पेपर अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, आप उसकी कमी बाकी पेपर्स पर पूरी कर सकते हैं। आप पहले से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने गिव अप नहीं करना कभी भी, ठीक है। पेपर्स देने के बाद अपने और अपने दोस्तों के लिए उनके अच्छे मार्क्स के लिए दुआएं करनी है। प्रे फॉर बेटर रिजल्ट्स। By Allah's grace, you will secure a good GPA or CGPA in the exam, इंशाअल्लाह। अल्टीमेटली कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि 3.5 CGPA हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी मेहनत है, थोड़ा आपका फोकस है, आपकी अटेंशन है, आपकी मोटिवेशन है। इन चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। आखिर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।